today the topic is assurance engagement. So what is assurance engagement? Assurance का बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो assurance एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर हमने किसी को कन्विंस करना हो या किसी को कुछ श्योरिटी देनी हो तो हम उसको assurance देते हैं कि either this is right or wrong. सेम केस इन ऑडिट कि हमने अश्योरेंस देनी होती है. किस चीज़ की अश्योरेंस देनी होती है? हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अश्योरेंस देनी होती है. आइदर दे आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी और नॉट. अब ये अश्योरेंस हमने किसको देनी है? हमने ये अश्योरेंस देनी है इंटेंडेड यूजर्स को. हु आर द इंटेंडेड यूजर्स? इंटेंडेड यूजर्स आर बेसिकली ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड मेनली द शेयर होल्डर्स. हम ये अश्योरेंस देते क्यों हैं इंटेंडेड यूजर्स को? हम इसलिए देते हैं सो दैट दे कैन मेक देयर इकोनॉमिक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. दिस इज नॉन एज अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड इट हैज़ 5 एलिमेंट्स. अब ये उसके 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? लेट्स सी. नंबर 1 इज 3 पार्टी इन्वॉल्वमेंट. तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ होती है वो होती है 3 पार्टी इन्वॉल्वमेंट. इसमें बेसिकली 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं. नंबर 1 इज प्रैक्टिशनर. प्रैक्टिशनर का मतलब है ऑडिटर, जो ऑडिट कंपनी को उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आके ऑडिट करेगा. नंबर 2 इज शेयर होल्डर्स यानी कि इंटेंडेड यूजर्स. सेकेंड पार्टी हमारी शेयर होल्डर्स या इंटेंडेड यूजर्स होते हैं. एंड थर्ड पार्टी इज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये 3 पार्टीज हैं. The second point is subject matter. Subject matter is the financial statements. कि subject matter क्या है कि किसके ऊपर हमने assurance देनी है? financial statements पे. तो the subject matter is financial statements. Third point is suitable criteria. हम जब भी किसी चीज़ को चेक करते हैं तो हमने एक ऑलरेडी एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ होता है. उसके अकॉर्डिंगली हम उसको कंपेयर करते हैं कि हमारी ये चीज़ कितनी ठीक है. तो यहाँ पे इसमें ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट में हमारे पास जो सूटेबल क्राइटेरिया है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है. नंबर 4 इज सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस. सो बेसिकली हम जो एश्योरेंस दे रहे हैं वो किस बेसिस पे दे रहे हैं? बिकॉज हमारे पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मौजूद है. सफिशिएंट रिलेट्स टू क्वांटिटी एंड अप्रोप्रिएट रिलेट्स टू क्वालिटी. एंड द लास्ट पॉइंट और द लास्ट एलिमेंट इज रिटन एश्योरेंस कि हमने जितनी भी एश्योरेंस देनी है आइदर इट इज़ आइदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, हमने रिटन फॉर्म में देनी है. शेयर होल्डर्स को जो एश्योरेंस हमने देनी है प्रोवाइड करनी है वो रिटन फॉर्म में करनी है. सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट. नंबर 1 इज रीजनेबल एश्योरेंस एंड नंबर 2 इज लिमिटेड एश्योरेंस. एज नेम सजेस्ट रीजनेबल एश्योरेंस में हम रीज़नेबल कंक्लूजन देते हैं जबकि लिमिटेड एश्योरेंस में हम लिमिटेड कंक्लूजन देते हैं. रीज़नेबल कंक्लूजन हम इस तरह से देते हैं कि हम हर एस्पेक्ट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हर एस्पेक्ट के ऊपर हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस गैदर करते हैं और फिर एश्योरेंस देते हैं. जबकि लिमिटेड एश्योरेंस में हम हमेशा उतने ही एविडेंस गैदर करते हैं जितना हमारे पास सर्कमस्टांसेस में अवेलेबल होता है. इट इज़ ऑल प्लॉजिबल टू द सर्कमस्टांसेस. एंड रीजनेबल एश्योरेंस इज़ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस जबकि लिमिटेड एश्योरेंस इज़ अ मॉडरेट और लो लेवल ऑफ एश्योरेंस. और रीजनेबल एश्योरेंस हमेशा पॉजिटिवली वर्ड्स में होती है जबकि लिमिटेड एश्योरेंस हमेशा नेगेटिव वर्ड्स में होती है. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि रीज़नेबल एश्योरेंस में जब हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस गैदर कर रहे होते हैं तो उसमें हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स का भी इस्तेमाल करते हैं. ऑन द अदर हैंड लिमिटेड एश्योरेंस में हम सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर्स का ही इस्तेमाल करते हैं. ओके, नाउ आई वांट टू गिव यू एग्जांपल्स ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट विच इज़ रीजनेबल एश्योरेंस एंड लिमिटेड एश्योरेंस, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि लिमिटेड एश्योरेंस. जो लिमिटेड एश्योरेंस के बारे में अभी मैंने आपको बताया है वो एक एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो लिमिटेड एश्योरेंस की जो एग्जांपल है हमारे पास वो है रिव्यू एंगेजमेंट. रिव्यू एंगेजमेंट्स जितनी भी होती हैं वो लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट्स होती हैं, हमेशा नेगेटिवली वर्डेड एश्योरेंस एंगेजमेंट होती हैं.
अब ये रिव्यू इंगेजमेंट्स होती क्या है? बेसिकली ये वॉलेंटरी होती हैं। वाई वॉलेंट्री? बिकॉज कि जिन कंपनीज़ को बाय लॉ ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि उन्होंने एक्सटर्नल ऑडिट कराना है, तो वो रिव्यू इंगेजमेंट्स करवाते हैं जस्ट टू वेरीफाई दैट देयर मैनेजमेंट इज़ डूइंग वेल। वो अपना काम प्रॉपरली और अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कर रही है। इसके अंदर बिकॉज ये लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है, इसीलिए इसके अंदर एनालिटिकल प्रोसीजर्स का इस्तेमाल होता है और मेनली हम इंक्वायरीज़ करते हैं, मैनेजमेंट से जाके इंक्वायरीज़ करते हैं और उनसे आंसर्स लेते हैं और फिर हम इसमें जो अपनी ओपिनियन देते हैं। तो बेसिकली जो रिव्यू इंगेजमेंट है वो लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट की एग्जाम्पल है। अच्छा, अब हमारे पास लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट की एग्जाम्पल आ गई, रिव्यू इंगेजमेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस की जब हम एग्जाम्पल देंगे तो रीजनेबल एश्योरेंस की एग्जाम्पल है एक्सटर्नल ऑडिट। व्हाट इज एक्सटर्नल ऑडिट? एक्सटर्नल ऑडिट, अब जिन कंपनीज को ये बाय लॉ रिक्वायरमेंट होती है कि उन्होंने ऑडिट कराना है और वो भी एक्सटर्नल ऑडिट कराना है, तो वो कंपनीज एक्सटर्नल ऑडिट करवाती हैं। बेसिकली वो एक एक्सटर्नल ऑडिटर को हायर करती हैं, एक ऑडिट फर्म को वो हायर करती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी किस्म का उसका कोई इंटरेस्ट कंपनी में नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो आके कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिट करते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर? जब एक ऑडिटर आपकी कंपनी में ऑडिट करने आता है तो वो किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ आता है? नंबर 1, उसका जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसका ऑब्जेक्टिव है कि उसने ओपिनियन देनी है अबाउट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि वेदर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स और नॉट। क्या कोई फ्रॉड और एरर आपकी कंपनी में तो नहीं चल रहा? वो उसको डिटेक्ट करने आता है। कौन? एक्सटर्नल ऑडिट। ऑल्दो फ्रॉड एंड एरर डिटेक्ट करना उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट जब वो ऑडिट करता है, चीज़ें देखता है, अपनी ओपिनियन देता है, तो साथ ये भी पता चल जाता है। नेक्स्ट उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार की हुई हैं, आर दे अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और नॉट। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्जेक्टिव इज़ कि जो भी मैटर्स उसके सामने आए हैं, जो भी इश्यूज एक्सटर्नल ऑडिटर के सामने आए हैं, वो उसने कम्युनिकेट करने हैं मैनेजमेंट के साथ, डायरेक्टर्स के साथ। तो दीज आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। द नेक्स्ट इज व्हाई वी नीड एक्सटर्नल ऑडिट। हमें एक्सटर्नल ऑडिट की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? तो एज आई सेड अर्लियर कि जिन कंपनीज को बाय लॉ रिक्वायरमेंट होती है उनको एक्सटर्नल ऑडिट की ज़रूरत होती है। सेकेंड इज़ कि जब भी, अब देखिए, जो कंपनीज़ हैं, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं, वो उन कंपनीज़ में फाइनेंस जो है, जो रिसोर्सेज जो हैं, वो किसके लगे हुए हैं? वो शेयर होल्डर्स के लगे हुए हैं। बट शेयर होल्डर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे वर्क ऑफ कंपनी। तो अब शेयर होल्डर ने ये मेक श्योर करना है कि जो डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजमेंट्स हैं, आर दे वर्किंग इन देयर इंटरेस्ट और फॉर शेयर होल्डर्स। तो इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए भी हमें एक्सटर्नल ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है। सो ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। अब ऑडिट के बेनिफिट्स, अब जब हम ऑडिट कराते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट करवाते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं? नंबर 1 इज़ रेपुटेशन। रेपुटेशन एज इन कि कंपनी की रेपुटेशन और ज़्यादा अच्छी, बेहतर हो जाती है कि ये कंपनी हर साल ऑडिट करवाती है, इसलिए इसमें इसकी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं, मोस्टली चीज़ें जो हैं, वो अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी। एक इंडिपेंडेंट बंदा आके एक वेरीफाई कर देता है मैनेजमेंट के वर्क को कि दे आर डूइंग गुड और नॉट, दे आर डूइंग राइट थिंग्स और नॉट। थर्ड इज रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड एरर। जब एक इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी एंड इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन होती है, एक ऑडिटर आके ऑडिट करता है, तो जो फ्रॉड एंड एरर के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। नंबर सेकेंड लास्ट पॉइंट इज क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज जो इंटेंडेड यूज़र का कॉन्फिडेंस है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिर इंक्रीज हो जाता है। वाई? ड्यू टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेटर क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लास्ट पॉइंट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ऑल्दो
एक्सटर्नल ऑडिट का ये काम नहीं होता कि वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को आके बेटर करे, बट जब वो ये चीज़ें देखता है तो वो सजेशंस दे सकता है कि आप अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर ये बेटरमेंट लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी और ज़्यादा बेटर हो सकता है। और नाउ लिमिटेशंस, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट? लिमिटेशंस में हमारे पास नंबर 1 इज़ इनहेरेंट लिमिटेशंस। कुछ कंपनीज की इनहेरेंट लिमिटेशंस चली आ रही होती हैं। इनहेरेंट लिमिटेशंस, ये लिमिटेशंस ऐसी होती हैं कि जो कंपनी में या कभी कभी जो है इंडस्ट्री में ये शुरू से चली आ रही होती हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए आप एविडेंस भी गैदर नहीं कर सकते, तो ये इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। नेक्स्ट इज़ रिलाइंग ऑन मैनेजमेंट। बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जिसका जो एविडेंस है वो आपको मैनेजमेंट पे रिलाई करके ही मिल सकता है, तो मैनेजमेंट पे रिलाई करना इज़ इट सेल्फ अ लिमिटेशन। उसके बाद आप परसुएसिव नॉट कंक्लूसिव, इसमें आप हमेशा एक परसुएसिव अप्रोच ही इस्तेमाल कर सकते हो। आप हमेशा इसमें आइडियाज़ ही लगा सकते हो कि जो आप इसके अंदर अपनी जजमेंट करते हो कि जो आपको एविडेंस मिल रहा है हाँ वो ठीक है या नहीं ठीक, और हमें लेना चाहिए या इतना इनाफ है। तो ये हमेशा परसुएसिव अप्रोच है, कोई कंक्लूसिव एक डिसीजन वाली एक अप्रोच नहीं है ये। द लास्ट इज डू नॉट टेस्ट ऑल ट्रांजेक्शन्स एंड बैलेंसेस। तो लास्ट में ये है कि कंपनीज, जितनी भी कंपनीज होती हैं उनकी एक साल के अंदर कोई थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ बैलेंसेस होते हैं। अब एक ऑडिट टीम के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारी ट्रांजैक्शंस को टेस्ट करे, बल्कि वो सैम्पलिंग पे करती होती है टेस्ट हमेशा। तो ये भी इटसेल्फ एक लिमिटेशन है कि हम सबको टेस्ट नहीं कर सकते, हम उसमें से सैंपल इकट्ठा करके उसको टेस्ट करते हैं। तो दीज आर द लिमिटेशंस। आई होप दिस वीडियो इज़ very useful to you. So if you have any other query, do let us know via comment section. Thank you.